सुप्रभात और मृदुल प्रणाम। 2023 अब समाप्ति पर है और इसी समय में एक छात्र ने सवाल किया, सर ये माइंड बड़ा विचित्र लगता है और रोगी को देखने के लिए साथ ही हम लोगों को 2 बार सोचना पड़ता है। रोगी से लक्षण लेना और दवा का चुनाव सीधे लक्षण के आधार पर कर लेना, फिर इसमें मार्जिन का क्या रोल हो जाता है और मार्जिन को हम लोग कैसे इसमें इंक्लूड करेंगे, कैसे इसमें जोड़ करके चलेंगे। क्या मार्जिन के लिए अलग से केस टेकिंग करना है और रोगी को देखने के लिए अलग से केस टेकिंग करना है, तो फिर बात 2 तरह की दवाइयां आ जाएंगी। ये सवाल बड़ा सरल है इनका और इनका स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब तक मार्जिन के विषय में समझ नहीं पाएंगे तब तक ये प्रश्न दिमाग में आता रहेगा। साथियों, एक बात तो है कि मार्जिन के ऊपर में काफी व्याख्या किया गया जा चुका है। कई एक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं और सभी में बातें तो सही लिखी गई हैं, लेकिन उसको समझने के लिए, उसका व्यवहारिक स्वरूप देखने के लिए लोगों को समस्या होता रहता है। तो ऐसे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि मार्जिन को कैसे है, और ये सवाल बने रहना है, क्योंकि मैं देखता हूँ और कई एक छात्रों से ये सवाल होता है कि सर मार्जिन के ये रोग आ गया, अब इसमें कौन सा मार्जिन का दवा दूं मैं। है ना, ये प्रश्न बहुत आता है, कौन सी मार्जिन है। अगर ये सिफिलिटिक मार्जिन है या साइकोटिक मार्जिन है या सोरिक मार्जिन है, तो क्या मैं सोरिक दवाई कौन सा दूं। तो प्रश्न आता है सोरिक दवाई कौन है, साइकोटिक दवा कौन है और सिफिलिटिक दवा कौन है। क्योंकि अगर एक सीमित दायरे में सोचेंगे तो लोग कहते हैं कि सल्फर सोरिक सिम्टम सोरिक मेडिसिन है, तो क्या सल्फर ही अकेला सोरा को रिप्रेजेंट करता है। थूजा एक साइकोटिक मेडिसिन है, तो क्या यह प्रश्न उठता है कि क्या थूजा ही एक साइकोटिक मेडिसिन है, इसके अलावा नहीं है। और मेडोरिनम की बात आती है, फिर उसी तरह से सिप्रीनम की बात आती है, मर्कसोल की बात आती है। तो सभी के साथ में एक सीमा में बंद करके, तब तो फिर ये एक थेराप्यूटिक है। अब बड़ा आसान हो जाता है कि खाली माइग्रेन की बात कर लो और 4-5 दवा में आप दवा को प्रिस्क्राइब करो। लेकिन फिर इतने सारे दवाइयों का क्या उपयोग होगा। इतने सारे 4-5,500 होम्योपैथी की दवाइयां हैं, इनका व्यवहार हम लोगों का प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, क्या ये कैसा बड़ा रहस्यमय जैसा लगता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर कुछ देखने का कोशिश करते हैं। ये माइग्रेन वास्तव में हुनिमन ने क्यों इसको इसमें समाहित किया। अपने 12 साल के लंबे प्रयास में जब अपने क्लिनिकल चिकित्सा व्यवहार कर रहे थे, देख रहे थे, तो रोगियों का कई एक प्रकार के रोगी उन्होंने देखा और उस समय में उनके मन में माइग्रेन की बात नहीं आया करता था। वो सीधे रोगी के लक्षण लेते थे, लक्षण के अनुसार जो दवाई आता था और उसको रोगी को देते थे, रोगी ठीक हो जाते थे। लेकिन फिर यह सवाल उनके दिमाग में क्यों आया कि अब हमको माइग्रेन भी जोड़ना चाहिए। तो अपने चिकित्सकीय अनुभव में, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में उन्होंने पाया कई एक रोगी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो रिलैप्स कर जाता है, वो ठीक नहीं होता है। तो ठीक नहीं होता है तो फिर उसके लिए फिर लक्षण देखते हैं तो वही दवाई होता है, कोई दूसरा दवाई नहीं होता है। तो फिर हम यहाँ पर माइग्रेन की बात नहीं आती है। फिर कुछ न कुछ तो कारण होगा जिसको कि हमने अपने केस टेकिंग में जोड़ा नहीं, केस टेकिंग के अंदर में डाला नहीं, जिसके कारण हमारा जो दवाई जो सिलेक्ट होकर के आ रहा है वह एक पेशेंट का टोटलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी कि उसके किसी एक पहलू को मिस कर रहा है या किसी एक या 2 पहलू को मिस कर रहा है, जिसके कारण जो दवा निकल करके आ रहा है वह दवा सही नहीं है। इसलिए उसमें इसका जो है पैलिएटिव रूप में कुछ लाभ होता है, कुछ नजदीक तो होता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता है। या दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि उसके पीछे में जरूर कुछ ना कोई रोग को दवा तो सही है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण है जो कि दवा को काम नहीं करने दे रहा है ना, कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसको ऑब्स्टैकल्स, डॉक्टर हेनीमन ने भी इसकी चर्चा की है, ऑब्स्टैकल्स टू क्योर,
है ना, जो रोग बाधक बनता है, रोड़ा बन जाता है रोग के ठीक होने में, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। लंबे अनुभव के पश्चात, रोगियों का केस हिस्ट्री को देखने के पश्चात उन्होंने पाया कि बहुत सारे रोग हैं जो कि वर्षों से वर्षों से और पहले से उनके इतिहास में, उनके केस हिस्ट्री के अंदर में, उनके अंदर में खुजली, इचेज और स्किन डिजीज की चिकित्सा की गई थी। और उसके पश्चात जब वो हमारे पास, उनके पास में गया था, तो वह रोगी को देखने के बाद में देखा गया था, तो उनको लगा कि ये जो पुराने इतिहास है, भूतकाल के इसके रोगी के जो उसके पूर्व सब जीवन के इतिहास हैं, उसके पारिवारिक इतिहास है, उसके परिवार का, ये चीज को समावेश उसमें नहीं किया गया है। और उसके कारण ही तो ये उन्होंने सोचा कि ये जरूर कुछ ना कुछ है। और हर एक रोगी में जब उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत ही मुश्किल, ये इस चीज को तो हमने सोचा ही नहीं। तो उन्होंने इस को कहा कि ये उस समय के शब्द जो सोरा के लिए, खुजली के लिए यूज किया जाता था, वो सोरा शब्द था। तो उन्होंने कहा कि सोरा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि इसमें बाधक का काम कर सकता है, उसमें रुकावट का काम कर सकता है। तो उन्होंने उसको अपने इसमें खोजना शुरू किया और उसको रिमूव करने के लिए उसके नेचर को, उसके प्रकृति को जानने का कोशिश किया। आखिर ये सोरा, ये जो बाधक बन रहा है, इसका प्रकृति क्या है? क्योंकि अगर आपको ये मालूम हो जाता है कि यही चीज है, तो उसके बाद तो यह भी तो देखना होता है ना कि इसका प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो उन्होंने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा, तो कहा कि ये जो है सो इसके फिजियोलॉजिकल लेवल को डिस्टर्ब किए हुए है। इसके जो जिसका जो जीवन का जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके फिजियोलॉजी, उसके जो कार्यशैली है, उसको डिस्टर्ब, उसको प्रभावित किया हुआ है। इसके कारण से वह जो है सो अपना बाधा बन रहा है। तो उसने कहा कि इट इज द इच खुजली जो है, सो आपको एक बाधा है जो कि फिजियोलॉजिकल लेवल पर काम कर रहा है। तो उन्होंने, और रोगी के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन रोगी परेशान है, कष्ट में है ना, कोई परिवर्तन नहीं है उसके अंदर में, ना तो पैथोलॉजी डेवलप किया है, ना तो डिजेनरेशन शुरू हुआ है, लेकिन रोगी परेशान है। तो इस तरह से वह परेशान होने के कारण उसके अंदर में एक कंडीशंस जो डेवलप हुआ, जिसको कि उन्होंने कहा कि यह ईच है जो बाधा बन रहा है, उसके शरीर को अस्त व्यस्त किए हुए है, उसको स्थिर नहीं रहने दे रहा है, उसको स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा है, और अस्थिरता के कारण उसके अंदर में रोग जो है सो पुनः आता है और जाता है। यह आने जाने का जो प्रक्रिया है, यह इच का प्रक्रिया है और खुजली का प्रक्रिया है, और इसके कारण, और इसको दूर करना जरूरी होगा। और जब उन्होंने फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को देखने के आधार पर, तो उन्होंने कहा यह जो है सो एक बाधा है और शरीर को प्रभावित किया था, जीवन को प्रभावित किया था। और उन्होंने डॉक्टर ये हिपोक्रेट्स के शब्द को का चुनाव किया, जो कि माजमा, हिपोक्रेट्स के द्वारा दिए गए शब्द माजमा, हिपोक्रेट्स ने कहा था कि माजमा मतलब कि पॉल्यूशन, प्रदूषित, यानी कि यह शरीर जो है, सो जिसको हम लोग हेल्दी ह्यूमन बींग्स कहते हैं, वो नहीं है, नहीं था। और हेल्दी ह्यूमन बींग्स को प्रदूषित हुआ, किसी न किसी कारण से प्रदूषित हुआ। इस वह प्रदूषण करने वाला कारण को आपको ढूंढेंगे, तो उस प्रदूषण के आजकल भी प्रदूषण का बहुत ज्यादा चर्चा है। तो उस समय में डॉक्टर हिपोक्रेट्स के समय में भी प्रदूषण की बात की जाती थी, और उसको वहां पर शब्द जो इस्तेमाल किया जाता था माजमा है। तो डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि माजमा है इसके पीछे में, रोग के पीछे में माजमा है, जो हमारे जीवनी शक्ति को प्रभावित करता है, और जीवनी शक्ति उस वहां पर कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण जीवनी शक्ति और रोग शक्ति, यानी कि माजमा के बीच में जो युद्ध होता है, टकराव होता है, उसके कारण जो आपके शरीर में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, वह
प्राइमरी लेवल पर जब होता है तो उन्होंने उसे जो मूल स्तर पर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग उन्होंने नाम दिया सोरा, है ना। यानी कि प्राइमरी लेवल पर जब आपका एक शरीर जीवन कर सकती और पॉल्यूशन कर सकती, यानी कि आपको प्रदूषण प्रभाव करने वाला कर सकती, जब दोनों के बीच में टकराव होता है तो उस टकराव को के कारण जो आपके शरीर में उथल पुथल होता है, क्योंकि आपको फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस, फिजिकल डिस्टर्बेंस के रूप में दिखलाया होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिसको कि आप मॉडलिटीज के माध्यम से देखते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि यह सोरा है ना। यानी कि जब तक लक्षण आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पर हो, उसमें मॉडलिटीज हो और शरीर में कोई बदलाव नहीं आया हो, तो वह सोरिक सिम्टम्स होगा, है ना। तो एक चीज दिखा, फिर बाद में देखा उन्होंने और भी आगे का अध्ययन किया, देखा और कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिसके शरीर में अब बदलाव शुरू हो गए। बदलाव क्यों होते हैं? बदलाव जब काफी चेंजेज आते हैं, जबकि आपके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में अगर डिस्टरबेंस होगा तो कहीं ना कहीं पर वहां पर शरीर के अंदर में एक विकार पैदा होगा, यानी कि रोग जो है सो अब आपके घर में, आपके शरीर में एक अपना घर बनाने का कोशिश कर रहा है, एक अस्थाई स्थान खोज रहा है। तो लोकेलाइजेशन, यानी कि अब तक डिजीज लोकेलाइज नहीं था, रोग लोकेलाइज नहीं था, और अब वह लोकेलाइज हो रहा है, यानी कि अपना स्थिर जगह ले रहा है और जगह लेकर के अपना स्वरूप को डेवलप कर रहा है, अपना को विकास कर रहा है। यह डेवलपमेंट रोग जब एस्टैब्लिश हो गया, जो आदमी लड़ करके आपके शरीर के जीवन के कुछ भाग को कब्जा करके वहां पर अपना घर बनाना शुरू करता है, तो उस घर बनाने के दौरान फिर उसका विस्तार शुरू करता है, उसका विकास करता है। घर का एक कमरे का मकान बनाया तो 2 कमरे का मकान बनाता है, इस तरह से आगे लोगों का ये प्रवृत्ति होता है। तो वो अपना स्थायित्व है। आपको इतिहास गवाह है कि ये मानव प्रकृति है, जीवन का प्रकृति है कि कोई भी जीव सजीव कहीं पर भी जाता है तो वहां पर अपना स्थल मकान एक ठहरने के लिए अपना घर मकान बनाता है, एक कहते हैं कि अपना रेसिडेंशियल प्लेस बनाता है। वह रेसिडेंशियल प्लेस जब बनना शुरू हो गया तो वह डिजीज का लोकेलाइजेशन हो गया, और लोकेलाइजेशन के बाद में जब उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि अब वृद्धि होना शुरू हुआ, माने रोग जो है तो है। और इस समय तक क्या होता है, जीवनी शक्ति थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। जीवनी शक्ति कमजोर पड़ गया तभी तो उसको हिस्सा कुछ छोड़ दिया, है ना, उस जगह पर उस हिस्सा को पर कब्जा कर लिया, या उसको उसके लिए वो उतना नहीं कर पाया। तो यह कमजोर पड़ जाने के कारण, जीवनी शक्ति के कमजोर पड़ जाने के कारण रोग जो है तो वहां पर अपना स्थायी ये जगह बना लेता है, लोकलाइजेशन शुरू होता है, लोकलाइजेशन के बाद में उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। और यह इस स्टेज को उन्होंने कहा नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द साइकोसिस। उन्होंने कहा यह साइकोटिक का स्टेज है। साइकोटिक वर्ड भी कहना हम लोगों के लिए थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि ये इसका फिग वर्ड्स या बढ़ने का, ये फिग वर्ड से जोड़ते हैं। ये सब शब्द है, शब्दों के चक्कर में हम लोग कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, लेकिन इस भाषा में अगर आप समझेंगे कि वह डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि की बात होती है वहां पर, तो वहां पर एक माने कि फंक्शनल चेंजेस के साथ साथ चेंजेस के साथ साथ आपके फिजिकल, आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर कोई विकास शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग साइकोटिक स्टेज कहते हैं। अब चलिए, ये पूरा शरीर पर एक जगह कब्जा हो गया, है ना, कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद में धीरे धीरे वो अपना पैर फैलाना शुरू किया। जैसे कहते हैं ना कि ऊंट को जगह मिल जाता है, तो ऊंट धीरे धीरे पैर फैला करके पूरा चादर को अपने अंदर में ले लेता है, तो वही शुरू करता है। जब इस तरह से धीरे धीरे रोग बढ़ता जाता है, ये सेकेंड स्टेज में हम गए। अब धीरे धीरे हो गया तो अब जीवनी शक्ति और पीछे आता जा रहा है, पीछे आता जा रहा है, और पीछे आते आते वो अपना कमजोर पड़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे जो रोग का शक्ति जो है तो और विकसित होता चला जाता है। तो विकसित होते होते जब पूरे तरह से वो हावी हो जाता है तो जीवन जो है तो अब पूरे तरह से लाचार हो जाता है और जीवन का पतन शुरू हो जाता है, पतन।
यानी कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और डाउनफॉल में डीजेनरेटिव प्रोसेस शुरू होते हैं। डीजेनरेटिव यानी कि आपका जब है, कहते हैं ना, जब हम जन्म लेते हैं तो हम जन्म लेते हैं तो काफी ये हम एक्टिव होते हैं, और जब थोड़े से बड़े होते हैं तो एक मकान बनाते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, और एक अपना परिवार बनाते हैं। परिवार के बाद में एक संसार, एक समाज बनाते हैं। समाज के बाद में पूरा एक युद्ध हो शुरू होता है, और युद्ध में एक टकराव होता है, और टकराव में एक बिखराव होता है, विनाश शुरू हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है, तो अब आ गया तीसरा स्टेज, जब हमको डीजेनरेटिव स्टेज में आ गया। किसी न किसी को तो मरना है, रोग को मरना है या हमें मरना है। तो रोग जब आपको मारना शुरू करता है तो उसे हम लोग डीजेनरेटिव प्रोसेस करते हैं, और यह होगी, उन्होंने कहा सिफिलिस। सिफिलिस शब्द का भी चुनाव उन्होंने इसलिए ही किया था कि उस जमाने में सिफिलिस के कारण ही अधिकतर मौत हुआ करता था, और सबसे बड़ा भयावह जानलेवा रोग के रूप में वह उपलब्ध था। तो उन्होंने एक संज्ञात्मक रूप से इन तीनों शब्द का चयन किया, सोरा, सिफिलिस और साइकोस। तो शब्दों से अगर बाहर निकल करके आप सोचोगे तो आपको यह माजमा जो है सो बड़ा सरल नजर आएगा। शब्दों में अगर फंसे रहोगे तो आप दवा में सीमित हो जाओगे, और शब्दों से निकल करके आओगे तो अब आप अगर रोगी को ले रहे हैं तो आपको रोगी के हिस्ट्री को केस टेकिंग कर रहे हैं, और उस समय में इस बात को ध्यान में रख करके चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में तो आएगा ही नहीं ये प्रश्न कि कौन सी दवा मैं चुनूं, क्योंकि वह जो टोटलिटी बन रहा है, उस टोटलिटी में आपको वहां पर सोरा का स्टेज है तो सोरिक टोटलिटी बन रहा है, सिफिलिस का स्टेज है तो सिफिलिटिक टोटलिटी बन रहा है, साइकोसिस का स्टेज है तो साइकोटिक टोटलिटी बन रहा है, या किसी समय में ऐसा भी होता है कि मिक्स्ड टोटलिटी बनते हैं। तो ये चारों स्टेज जो है कभी कभी मिला जुला होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है। तो ये चारों स्टेज जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम लोगों को सोचना चाहिए, और यह हम लोगों के लिए एक अच्छा संदेश बनता है। और जब आप इसको इस ढंग से सोचोगे माजमा को, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके दिमाग में आएगा सर सिफिलिस के लिए कौन सी दवा। अरे आपको तो खुद आपने चुन करके निकाला कि ये सिफिलिटिक स्टेज है, और आपके जो टोटलिटी में निकल करके आया, जो भी दवा आ रहा है वह सिफिलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी दवा आया वह साइकोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो भी दवा आया हुआ आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिर्फ माजमा का रोल जो है, तो आपको स्टेजेज ऑफ द डिजीज को समझने के लिए ज्यादा उत्तम होगा। मैं अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं इस सब संबंध में मैं देखता हूं कि जब रोगी के अंदर में जो टोटलिटी ले रहा होता हो, तो उस समय इस बात का ध्यान में रखने का कोशिश करता हूं कि रोग की स्थिति क्या है, रोग किस स्टेज में है, वह प्राइमरी स्टेज में है, सेकेंडरी स्टेज में है, या टर्सरी स्टेज में है। क्योंकि हर एक सिम्टम्स का उदय होता है, शरीर में लक्षण का उदय होता है, उसका विकास होता है, और फिर उसका विनाश होता है लक्षण का। क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द सिम्टम्स को भी समझना आपको जरूरी होगा। लक्षण एक जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे वो विकास हुआ, और विकास होते उसके बाद में उसका ये हुआ, उसके बाद में वो उसका मुरझाना शुरू हो गया। तो 3 स्टेजेज में होता है सिम्टम। जैसे कहते हैं ना, जमीन में एक बीज बो देते हैं, वह बीज जब निकलने लगता है, अंकुरित होने लगता है, तो उस समय कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दे करके देखोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो उथल पुथल हो रहा है। फिर जब आप बीज निकल से पौधे जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी टहनी निकलती है, तो आपको लगता है कि अरे यहाँ पर तो हाँ, अब तो मेरा पौधा आ रहा है। फिर जब वह फल देने लगता है, अगर आपने कभी पेड़ को नहीं देखा था, तो आप कहोगे हाँ ये तो ये आम का पेड़ है या इसका पेड़ है ना, तब आप उसका नाम देना शुरू करते हो। और जब वह पेड़ से फल टूट करके गिरने लगता है तो वह आपका विनाश का शुरू हो जाता है, और वह ये होता है। यही बात होती है हर एक रोग में। हर एक रोगी जब आपके पास में आता है तो इसी स्टेज से होकर के आता है, और इसी पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको इस माजमा शब्द को लाया गया।
और इसे हम लोग को सोचना हम लोगों के लिए आवश्यक होगा। तो साथियों, मैं कोशिश किया हूँ आपको यह बताने के लिए कि माजमा को सरल भाषा में कैसे सोचूं। हाँ, मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसा इस पर अध्ययन नहीं कीजिए, और भी सोचिए, और भी देखिए, और भी और से तरीके का खोजने का कोशिश कीजिए। लेकिन ये जो है, इस चीज को प्राइमरी मैंने कहते हैं कि प्राइमरी थॉट्स के रूप में, मूल थॉट्स के रूप में लेकर के चलेंगे, तो अब आप अपने अंदर में और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो माजमा का रोल क्या हुआ आपका, आपके केस टेकिंग में एक पूरे लाइफ साइकिल को समझने की परंपरा, पूरे लाइफ साइकिल, उसके पास्ट से, उसके परिवार से, उसके समाज से लेकर के उसके वर्तमान के, उसके व्यवसाय से और उसके जीवन शैली से लेकर के सारे चीज को समा लेकर के जब आप केस टेकिंग करोगे, तो आपका केस टेकिंग एक संपूर्ण केस टेकिंग कहलाएगा। और अगर इसमें किसी भी एक स्टेप को छोड़ देते हो तो वह नॉन मैथमेटिक केस टेकिंग कहलाएगा। तो कह कि दो तरह का केस टेकिंग हो गया। मैं यहाँ पर दो तरह के केस टेकिंग, एक मैथमेटिक केस टेकिंग, एक नॉन मैथमेटिक केस टेकिंग। मैथमेटिक केस टेकिंग क्या हुआ, ऐसा केस टेकिंग जिसके अंदर में जीवन के पूर्व इतिहास, उसके वातावरण, उसके साथ में वर्तमान से लेकर के उसके होने वाले परिवर्तन पर भी आप जब ध्यान दे करके देखते हो तो उसे हम लोग मैथमेटिक केस टेकिंग कहेंगे। और अगर इसी में से किसी एक स्टेप को छोड़ देते हो, अगर पूर्व इतिहास को नहीं लेते हो, फैमिली हिस्ट्री का कंसिडरेशन नहीं करते हो, उसके लाइफ स्टाइल का कंसिडरेशन नहीं करते हो, नहीं देखते हो, तो वह उसको हम लोग नॉन मैथमेटिक केस टेकिंग कहेंगे। यही तो मेरे समझ में आ रहा है। और मैं जब इस पर इस ढंग से जब सोचता हूँ तो मुझे यह नहीं सोचना पड़ता है टोटलिटी आने के बाद में, रिपर्टोरियल एनालिसिस के बाद में, कि मुझे किस तरह से माजमा के लिए कौन सा लक्षण लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, स्वतः आ जा रहा है, अपने आप आ जा रहा है, उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे। अगर कुछ और प्रश्न उठते हैं, इस पर आनी चाहिए, प्रश्न आना आवश्यक है। प्रश्न आते हैं तो मुझसे जरूर प्रश्न कीजिए, मुझे खुशी होगी आप सबों को जवाब दे करके। तो इसके साथ में मैं यह लेक्चर को समाप्त करता हूँ, इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9431020622 पर व्हाट्सएप के माध्यम से, या मेरे ईमेल आईडी risdth@gmail.com पर आप बात कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। और कीजिए, हर एक चीज का मुझे स्वीकार होगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और उसका प्रति उत्तर देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो इसके साथ में मैं आज का व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। आप सबों को मेरा मृदुल आशीर्वाद। आप इसी तरह से ज्ञान वर्धन करते रहे, ज्ञान की धारा में बहते रहे। उसके साथ में सब शुभकामना के साथ में मृदुल आशीर्वाद।